रात के 11 बजे थे। धुंध से घिरी सुनसान सड़क पर अकेला ऑटो चल रहा था। पीछे की सीट पर 12 साल की आर्या और उसकी मां बैठी थीं। बीच में रखी थी पुरानी सी लकड़ी की पेटी, जिस पर खून सा सूख चुका लाल रंग जमे धब्बों की तरह दिख रहा था। आर्या पूरे रास्ते उस पेटी को घूरती रही। पेटी के ऊपर लिखा था अन्या। ऑटो पुराने कबाड़ बाजार से लौट रहा था, जहां उसकी मां को एक बुजुर्ग कबाड़ी ने ये पेटी लगभग जबरन थमाई थी। बहुत तंग कर रही थी, इसे यहां से ले जाओ, बस रात होते ही मत खोलना। बूढ़े की कांपती आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। जब वो घर पहुंचे, आर्या के पापा ने पूछा, ये क्या कबाड़ ले आई तुम दोनों? आर्या की मां ने बोला, पुरानी गुड़िया होगी शायद, सस्ती थी, आर्या को बहुत पसंद आई, कल खोल लेंगे, अभी तो बहुत देर हो गई है। लेकिन आर्या की नजरें पेटी से हट ही नहीं रही थीं। उसके मन में अजीब सी बेचैनी और जिज्ञासा एक साथ थी। रात के करीब 12 बजे घर में सब सो चुके थे। अंधेरे कमरे में केवल खिड़की से छन कर आ रही चांद की पीली रोशनी का धब्बा फर्श पर गिर रहा था। आर्या बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटी थी, पर नींद नहीं आ रही थी। धीरे धीरे टक, किसी हल्की चीज की लकड़ी से टकराने की आवाज आई। आर्या ने झट से आंखें खोली। उसका दिल धक से रह गया। पेटी खुद ब खुद हल्की हल्की हिल रही थी। कोई अंदर से खटखट कर रहा था। उसका गला सूख गया, पर उसे गुड़िया को देखना था। वो चुपके से बिस्तर से उतरी और नंगे पांव धीरे धीरे पेटी के पास गई। कमरे में घुप सन्नाटा था। बस घड़ी की टिक टिक और उसकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस बार आवाज ज्यादा तेज थी। पेटी जोर से कांपी। आर्या ने सिर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। सब सो रहे थे। उसने कांपते हाथों से कुंडी उठाई। जैसे ही कुंडी खुली, एक बर्फीली ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कमरे का बल्ब हल्का सा झपका, फिर लौटा। पेटी के अंदर अंधेरा था। उसने हाथ बढ़ाकर ढक्कन पूरा उठाया। अंदर एक गुड़िया थी, बहुत पुरानी, पर अजीब तरह से चमकती कांच जैसी नीली आंखें। उसके काले बाल उलझे हुए, पर न जाने क्यों जिंदा से लग रहे थे, जैसे बस अभी हिल जाएंगे। उसकी ब्लैक फ्रॉक के किनारों पर काले जले हुए निशान थे और गर्दन के पास किसी ने लाल धागे से अजीब से ताबीज जैसा कुछ सिया हुआ था। गुड़िया के होठों पर हल्की सी जमी मुस्कान थी, या शायद वो मुस्कान नहीं, किसी दबे हुए उपहास की तरह थी। आर्या के होठों से फुसफुसाहट निकली, कितनी अजीब है तू। जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ में उठाया, उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। गुड़िया का बदन बर्फ जैसा ठंडा था, पर धीरे धीरे गर्म होने लगा, मानो किसी की सांसें उसके अंदर उतर रही हों। उसने धीमे से बोला, अन्या। तभी गुड़िया की नीली आंखें एक पल के लिए हल्के से चमकी। कमरा और ठंडा हो गया। खिड़की खुद ब खुद करवट बदलकर हल्का सा खुल गई। उसी रात से सब कुछ बदल गया। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। माँ रसोई में थी, पिता अखबार पढ़ रहे थे। आर्या गुड़िया को गोद में लिए बैठी थी। उसकी माँ ने पूछा, नाम क्या रखोगी इसका? आर्या ने बिना सोचे जवाब दिया, इसका तो नाम पहले से है, आन्या। पिता ने चौंक कर पूछा, तुझे कैसे पता? पेटी पर लिखा था ना, कल रात देखा था। पर सच ये था, उसने पेटी पर लिखा नाम कभी पढ़ा ही नहीं था। वो तो बस डर के मारे बस कुंडी खोलकर भागी भागी गुड़िया उठा चुकी थी। नाम उसके दिमाग में जैसे खुद ब खुद उभरा था, जैसे किसी ने उसके कान के भीतर से उसे फुसफुसा कर बताया हो, आन्या। उस रात आर्या ने महसूस किया कि घर के कोनों में अंधेरा कुछ ज्यादा गाढ़ा होने लगा है। बाथरूम के शीशे में उसकी परछाई के पीछे मानो एक और परछाई दिखती, जो उसकी हर हरकत से जरा सी अलग होती। जब वो सोने जाती तो अलमारी पर रखी गुड़िया की आंखें हल्की हल्की हिलती मालूम पड़ती, जैसे उसकी हर सांस गिन रही हो। तीसरी रात जब वो करवट बदल रही थी, उसके कान के बिल्कुल पास से एक बारीक सी फुसफुसाहट आई, तू अकेली नहीं है। आर्या का तन मन सुन्न हो गया। वो एक झटके से उठ बैठी। कमरे में और कोई नहीं था, सिर्फ अलमारी पर रखी गुड़िया, जिसकी आंखें सीधे उसकी आंखों में गड़ी थीं। आर्या स्कूल से लौटती तो उसे घर वीरान सा लगता। माँ की आवाज दूर और खाली लगती, जैसे वो कहीं सुरंग के भीतर से बोल रही हो। पिता अक्सर देर से घर आते और जब आते तो चिड़चिड़े रहते, बिना वजह डांट देते।
आर्या के लिए अब सिर्फ कोई एक चीज रह गई थी, अन्या। वो उससे बातें करने लगी, पहले तो सिर्फ मन ही मन। आज क्लास में सब हंस रहे थे। मुझे पसंद नहीं कि माँ मुझ पर चिल्लाए। फिर धीरे धीरे उसने जोर से बोलना शुरू कर दिया, अन्या, अगर तू सच में सुन सकती है तो पलक झपका दे। खिड़की के बाहर अचानक तेज हवा चली, बल्ब हल्का सा झपका और गुड़िया के पलकें वाकई एक बार थरथरा उठी। आर्या ने घबराकर पीछे हटना चाहा, पर आवाज फिर आई, डर मत, मैं तेरी दोस्त हूं। ये आवाज ना उसके कानों में थी, ना कमरे में, ये उसके दिमाग के सबसे अंधेरे कोने से उठ रही थी। तू हमेशा अकेली रहेगी अगर तू मेरे साथ खेल नहीं खेलेगी। उस रात पहली बार अन्या ने खेल की शर्त रखी। ये खेल आसान है, जो भी तुझे दुख देता है उसे हम गायब कर देंगे। आर्या ने कांपते हुए पूछा, कैसे? बस तू मुझे उसका नाम बता दे और रात को जब घड़ी 12 बजाए उसकी कोई चीज मेरे हाथ में रख देना। आर्या ने यह बात मजाक समझकर टाल दी, पर जिंदगी इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाली नहीं थी। अगले दिन स्कूल में क्लास की सबसे शरारती लड़की साक्षी ने सबके सामने उसकी नकल उतारी, उसकी टिफिन फेंक दी और उसकी ड्राइंग फाड़ दी। पूरी क्लास हंस पड़ी। टीचर ने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया। उस दिन आर्या बहुत रोई। घर आकर वो सीधे कमरे में गई और गुड़िया को कसकर पकड़ लिया। सब मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। उसके आंसू गुड़िया के ठंडे गाल पर गिरे। फिर धीरे धीरे उसके भीतर से वही रेंगती हुई आवाज उठी, नाम बता दे। आर्या ने सब बोलते हुए कहा, साक्षी। रात को उसने जाने अनजाने में साक्षी का उधार रखा पेंसिल बॉक्स अपने बैग से निकालकर गुड़िया के बगल में रख दिया। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, कमरे की दीवारों पर परछाइयां रेंगने लगीं। पंखा बंद था, फिर भी पर्दे हवा में जहरीली सांपों की तरह फड़फड़ाने लगे। अलमारी पर रखी गुड़िया की नीली आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। उसके चेहरे पर जमी मुस्कान की जगह होंठ थोड़ा और खिंच गए, जैसे वो बहुत दिनों बाद भूख मिटाने वाली हो। आर्या घबराकर कंबल के अंदर छिप गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में होता शोर बाहर की हर आवाज को ढकने लगा। लेकिन सब कुछ ही पलों में थम गया। अगली सुबह स्कूल में अफरा तफरी थी। साक्षी गायब हो गई है। सुबह से घर वाले उसे ढूंढ रहे हैं। उसकी सीट खाली थी, बैग टेबल के नीचे गिरा पड़ा था, जैसे वो अचानक हवा में घुल गई हो। आर्या के शरीर में झटके सी लहर दौड़ गई। उसके कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, देखा, मैंने कहा था ना, खेल मजेदार है। जिसे भी आर्या से थोड़ी सी नफरत होती, जो भी उसे रुलाता, वो अनजाने में उसकी कोई चीज उठाकर गुड़िया के पास रख देती। स्कूल की दूसरी लड़की, बस कंडक्टर जो रोज उसे धक्का देता था, मोहल्ले का एक लड़का जो उसे चिढ़ाता था, एक एक कर सब किसी न किसी रहस्यमय हादसे में फंसते या गायब हो जाते। किसी का एक्सीडेंट, किसी का अचानक पागलपन, किसी का लापता हो जाना। आर्या को डर भी लगता था, पर साथ ही भीतर एक बीमार सुख भी बढ़ रहा था। अब कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। मगर घर में कुछ और ही खौफनाक बदल रहा था। माँ का चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था। वो अक्सर थकी थकी सी लगी रहती, जैसे रात भर जागती हो। पिता अंदर से खाली से होते जा रहे थे। उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे गहराते जा रहे थे। दोनों अक्सर आधी रात को नींद में चीखते, पर सुबह कुछ याद नहीं रहता। एक रात आर्या की आंख अचानक खुली। उसे लगा किसी ने उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद किया है। उसने करवट बदल कर देखा, अलमारी पर गुड़िया नहीं थी। उसका खून जम सा गया। कंबल के नीचे से धीरे धीरे उसने सिर निकाला। कमरे में हल्की नीली रोशनी तैर रही थी, जिसकी कोई वजह नहीं थी। तभी बिस्तर के पास फर्श पर पड़े छोटे छोटे पैरों के गंदे मिट्टी लगे निशान उसकी नजर में आए, जैसे कोई भारी चीज छोटे पैरों पर चलती रही हो। निशान दरवाजे से बाहर की तरफ जा रहे थे। डर के मारे वो जड़ हो गई। तभी माँ के कमरे से हल्की सी दबे गले की चीख सुनाई दी, मत मत मेरी बेटी को। आर्या एक झटके से उठी और बाहर भागी। कॉरिडोर का बल्ब फ्यूज था। अंधेरे में सिर्फ माँ के कमरे के अंदर से आने वाली हल्की ट्यूबलाइट की चमक दिख रही थी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर जो उसने देखा वो उसकी उम्र से बहुत ज्यादा था। माँ बिस्तर पर जकड़ी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य बर्फीली रस्सी ने उन्हें चारों ओर से बांध रखा हो।
बिस्तर के नीचे अंधेरे में दो नीली चमकती बिंदुआएं दिखाई दे रही थीं, जैसे कोई वहां से उसे घूर रहा हो। धीरे धीरे बिस्तर के किनारे से दो छोटे छोटे हाथ ऊपर आए, मिट्टी और काले धब्बों से भरे, उंगलियों में जैसे नुकीले कांच के टुकड़े फंसे हों। उन हाथों से बिस्तर के कोने पर चढ़ती हुई, घुटनों के बल रेंगती वही गुड़िया अन्या ऊपर आई। पर अब वो सिर्फ गुड़िया नहीं थी, उसका चेहरा तड़क गया था, आंखें इतनी काली कि उनकी गहराई में देखते ही कोई अपना होश खो दे। उसके होठों पर फैली मुस्कान अब पूरी तरह फट चुकी थी, गाल तक खिंच गई थी, जैसे किसी ने दोनों ओर से उसे चीर दिया हो। वो माँ के सीने पर चढ़ गई और उनका गला पकड़ने लगी, पर गला नहीं, मानो कुछ अंदर से खींच रही हो। आर्या से चीख भी नहीं निकली। तभी अन्या ने अपनी गर्दन को अचानक घुमाकर उसे देखा। उसकी काली पुतलियों में खून जैसा लाल गोला चमक रहा था। आवाज आई, तूने ही तो मुझे बुलाया था। अगले दिन माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा भारी स्ट्रेस, नींद नहीं, दिमाग पर असर। पिता की नौकरी चली गई, घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई। अब आर्या ना स्कूल जा पा रही थी, ना घर में चैन था। पर एक चीज बढ़ रही थी, गुड़िया की भूख। अब वो खुद बुलाने लगी, आज किसका नाम है? अगर आर्या चुप रहती तो रात को उसकी नींद टूटती और खिड़की के शीशे पर धुंध की परत पर उंगलियों से लिखा मिलता, नाम बोल। आर्या तड़पने लगी। उसने एक दिन हिम्मत करके पुरानी कबाड़ वाली गली में वापस जाना चाहा, ताकि उस बूढ़े को ढूंढकर गुड़िया वापस दे सके। पर वहां पहुंचने पर उसे कुछ ऐसा पता चला जिससे उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वो दुकान थी ही नहीं। जहां कबाड़ की दुकान थी, वहां सिर्फ एक पुरानी दीवार खड़ी थी। पास के पान वाले ने बताया, अरे बिटिया, वहां तो सालों से कुछ नहीं। पहले एक आदमी था कबाड़ी, पर उसकी बेटी की बहुत साल पहले अजीब तरह मौत हो गई थी। बस उसके बाद से वो भी गायब। लोगों ने कहा था उसकी बेटी की आत्मा किसी गुड़िया से बंध गई है। बेटी का नाम क्या था? आर्या की आवाज बमुश्किल निकली। शायद अन्या। आर्या कांपते हुए घर लौटी। अब सब साफ था। वो बूढ़ा मरकर या शायद आधा जिंदा होकर सिर्फ ये शापित गुड़िया किसी को देने आया था, और उसने शिकार चुना आर्या को। आखिरी खेल। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी। पिता किसी काम से बाहर गए थे और देर रात तक नहीं लौटे। माँ बेहोशी की दवाइयों के सहारे सो रही थी। आर्या कमरे में अकेली बैठी थी। सामने टेबल पर गुड़िया रखी थी। दोनों के बीच पीली ट्यूबलाइट की रोशनी कांप रही थी। आज एक और नाम दे दे, आवाज ने कहा। नहीं, तो चाहती है ना कि तेरी माँ ठीक हो जाए, तेरे पापा को नौकरी मिल जाए, सब अच्छा हो जाए। मुझे और किसी को चोट नहीं पहुंचानी। कमरे की दीवारें जैसे सिमटने लगी। बल्ब तेजी से झपकने लगा। कमरे का ताला अपने आप भीतर से क्लिक करके बंद हो गया। अब कोई अंदर नहीं आ सकता था। गुड़िया की आंखें अचानक और काली हो गईं। ठीक है, आज खेल थोड़ा बदलते हैं। वो धीरे धीरे खुद ब खुद टेबल से सरक कहीं नीचे उतरी। उसके छोटे पैर फर्श पर धप धप करते चलते रहे, पर आवाज कमरे के अंदर गूंजकर डर को और भारी बना रही थी। वो बिस्तर के पास आकर रुकी। आज नाम तू नहीं देगी, आज मैं चुनूंगी। मैंने तुझे अकेलेपन से बचाया, बदले में मैं तुझ में थोड़ी थोड़ी जगह बनाती गई। अब आधी मैं, आधी तू। आर्या ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज घुटकर गले में ही फंस गई। उसकी आंखों के सामने अचानक तेज रोशनी चमकी, फिर सब उल्टा सीधा घूमने लगा। उसने खुद को ऊपर से देखा। अब तेरी बारी है यहां से देखने की। वो समझ चुकी थी, उसकी आत्मा, उसकी चेतना अब उस गुड़िया के भीतर कैद थी। बिस्तर पर बैठा उसका शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा था। चेहरा स्थिर, आंखों में वही गहरी काली चमक उठ रही थी जो अन्या की थी। अब उस शरीर में कोई और था। कुछ दिनों बाद डॉक्टरों ने कहा, बिटिया पहले से ठीक लग रही है, पर थोड़ी चुप चुप है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। माँ ने चैन की सांस ली। पिता ने राहत महसूस की। उन्हें क्या पता था कि जिसे वो अपनी बेटी समझकर सीने से लगा रहे हैं, वो अब वही नहीं रही। अब असली आर्या एक टूटी हुई गुड़िया के भीतर फंसी हर रोज देखती कैसे उसके अपने हाथ अब किसी और के काबू में वही सब करने लगे जो कभी उसने डर के मारे सोचा था। जो भी पास आता वो धीरे से मुस्कुराती। रात को अपने कमरे में बंद होकर अलमारी पर रखी गुड़िया के कान में फुसफुसाती, आज किसका नाम है? और पुरानी गुड़िया जिसकी आंखों में अब कभी कभी आंसू की नमी तैर जाती, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। उसकी चीखें लकड़ी के ढांचे में दबी रह जाती।
दुनिया के लिए वो बस एक और पुरानी डरावनी सी गुड़िया थी। अंत या शुरुआत, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद परिवार शहर छोड़कर किसी और जगह चला गया। पुराना घर खाली हो गया। मकान मालिकिन ने कहा, इनका थोड़ा सामान बचा है, जो लेना हो ले लो। एक नए किराएदार की छोटी सी बेटी उस घर में आई। धीमी रोशनी वाला कमरा, अलमारी के ऊपर कोने में धूल में लिपटी एक पुरानी गुड़िया, धूल में लिपटी फूटी फूटी उलझे बालों वाली। छोटी लड़की ने खुश होकर उसे उठाया। मम्मी देखो कितनी प्यारी गुड़िया मिली। गुड़िया के कांच जैसे ठंडे शरीर के भीतर किसी के फुसफुसाकर कहने की आवाज आई, भाग, अभी के अभी भाग। पर छोटी बच्ची ने बस इतना सुना, नाम क्या है तेरा? और उसकी हंसी की झंकार के बीच अलमारी के दूसरे कोने में अदृश्य अंधेरे में कहीं अन्या की काली आंखें फिर से चमक उठी।